नमस्कार दोस्तों, सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम राजस्थान की भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। उस भौतिक प्रदेश में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश को बांटने के प्रयास किए हैं। किन किन ने प्रयास किए हैं, ये सारे प्रयास हमने कर लिए हैं। प्रथम प्रयास, द्वितीय प्रयास, ये प्रयास किए। तो देखिए, उसके बाद में हम बात करते हैं आगे वाले राजस्थान के भौतिक भौतिक प्रदेश। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में आगे की बात करें हम, तो देखो, सुनो आप ध्यान से। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में अगर हम बात करें आगे के, तो सामान्यतः राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने हैं? 4 है। सामान्यतः सामान्यतः राजस्थान की भौतिक प्रदेश राजस्थान के भौतिक प्रदेश भौतिक प्रदेश कितने हैं? 4 है। सामान्यतः कितने हैं? 4 है। इन 4 की बात करते हैं, फिर हम एक एक को पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, कल हमने इसका बेसिक किया था, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, 4 सामान्यतः भौतिक प्रदेश कौन से राजस्थान के, उसकी बात हम करते हैं। इसमें आगे वाले में ले लेते हैं, ठीक है। 4 भौतिक प्रदेश कौन से राजस्थान के? तो राजस्थान के 4 सामान्यतः भौतिक प्रदेश देखो। हाँ, उन 4 को यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। आगे देखो, ये अरावली है, या कम फिर ज़्यादा, ठीक है, ऐसे। यहाँ दक्षिण में ज़्यादा है, फिर मध्य में कम है, फिर थोड़ा ज़्यादा है। ये अरावली है। और अरावली के देखो, ये अरावली है, अरावली पर्वतमाला, ठीक है। अरावली के पश्चिम में ये जो भाग है, ये सारा क्या है? मरुस्थल है। ये मरुस्थल है, ठीक है। ये अरावली और ये मरुस्थल सामान्यतः 4 भौतिक प्रदेश कौन से है, उसकी बात कर रहे हैं। और अब देखिएगा, इसके बाद में यहाँ देखो, ये कौन है? हाड़ौती का पठार, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसको हम कहते हैं हाड़ौती का पठार। हाड़ौती हाड़ौती का पठार, ये है हाड़ौती का पठार, जो मालवा के पठार का ही भाग है, ठीक है। अब बीच में जो भाग बच गया, उसको हम ले लेते हैं। देखिए, ये जो भाग है, इसको हम ले लेते हैं नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है। नदियों के द्वारा, यहाँ नदी बहती, बनास नदी का मैदान है, या चंबल, ठीक है। फिर आगे और नदियों का मैदान है, छोटी छोटी नदियाँ। फिर नीचे देखो, माही नदी का मैदान है। ये नदियों के द्वारा निर्मित है। ये क्या है? मैदान है। ये मैदानी क्षेत्र है, जो नदियों के द्वारा निर्मित है, मैदानी क्षेत्र। तो मैदान राजस्थान की सामान्यतः 4 भौतिक प्रदेश हैं। 4 भौतिक प्रदेशों का अगर बात करें, इनका मैं विभाजन करूं, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लें, तो देखो, अरावली के बारे में, मरुस्थल के बारे में आपको 4 बातें बतानी है। मरुस्थल राजस्थान के कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? मरुस्थल में कितने % जनसंख्या निवास करती है? मरुस्थल किसका अवशेष है? अवशेष किसका है मरुस्थल, ये बताना है। और मरुस्थल की उत्पत्ति का क्रम बताना है, उत्पत्ति क्रम बताना आपको। और किस काल में इसकी उत्पत्ति हुई, काल बाद में ले लेंगे, ठीक है। इतनी जगह है तो काल हम बाद में लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 61.11% पर है। कौन? राजस्थान की टोटल कितने परसेंट पर है? 61.11% पर है मरुस्थल। राजस्थान के 61.11% भाग पे फैला हुआ है, ये समझ गए। ये पूरा मरुस्थल ही है। इसको भी 2 भागों में पढ़ेंगे हम बाद में आगे, ठीक है। ये मरुस्थल है, ठीक है। तो इसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है? तो 40%, राजस्थान की टोटल 40% जनसंख्या निवास करती है। इस अवशेष की बात करें तो 33 सागर का अवशेष है। बताया था 33 सागर क्या है, पहली क्लास में बता दिए थे आपको। 33 सागर, ठीक है। जिनको क्लियर नहीं हो, पहले वाली क्लास देखे परिचय में। 33 सागर। उत्पत्ति का क्रम देखे तो सबसे लास्ट में उत्पत्ति इसी की हुई है, तो 4 नंबर पे उत्पत्ति हुई किसकी? मरुस्थल की। सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई है? तो ये अरावली की। सबसे लास्ट में किसकी हुई है? मरुस्थल की हुई है, ठीक है। अच्छा, अब आप एक बात गौर से देखो, यहाँ से एक चीज और बन रही है कि यहाँ जनसंख्या कम है और क्षेत्रफल ज्यादा है, तो ये विरल क्षेत्र कैसा है? विरल है। जहाँ पर जनसंख्या ज्यादा हो उसको बोलते हैं सघन, तो ये विरल क्षेत्र है। अब ऐसे ही जानकारी आप अरावली में बताइए, सामान्यतः है। फिर हम आगे पढ़ेंगे। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है, ये अवशेष किसका है, ठीक है। अवशेष किसका है ये बताना है, ठीक है। किसका अवशेष है, और इसकी उत्पत्ति का क्रम बताना है। उत्पत्ति का क्रम, कौन से क्रम में उत्पत्ति हुई है? 4 भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले उत्पत्ति किसकी? तो जनसंख्या की मैं बात करूँ, यहाँ कितनी जनसंख्या है, तो देखो, इसका क्षेत्रफल 9% है।
है ना, और जनसंख्या है कितनी है, 10% है, 10% है। अब आप देखो अवशेष किसका है, कि गोंडवाना लैंड का। राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेश गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं और 2 किसके अवशेष हैं, तैतीस सागर की। ये गोंडवाना और तैतीस सागर क्या है ये बता दी मैंने। सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई है, पहले क्रम पे राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों में पहले क्रम पर उत्पत्ति हुई, वो कौन है, अरावली है, अरावली है, ठीक है। अब बात करें, ये देखो ये भी कैसा है बेटा, ये सघन है विरल है, ये थोड़ा सा सघन है, दिख रहा है आपको, ये सघन है या जनसंख्या क्या है ज्यादा है, तो ये क्या है, सघन है। आप बताएंगे सर ये सघन प्रदेश है, ठीक है, या जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। ऐसा ही हाड़ौती के क्षेत्र, हाड़ौती में बताइए, आप बताओ यहाँ कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है, यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, ये क्षेत्रफल, ये अवशेष किसका है। तो 4 भौतिक प्रदेशों में सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं, अवशेष किसका है और इसकी उत्पत्ति का क्रम कौन सा है, उत्पत्ति क्रम कौन सा है, ये 4 सामान्यतः जानकारी बतानी है आपको, ठीक है। बताओ आप चारों जानकारी बताओ, तो बताइए, थोड़ा ऊपर कर दें इसको, जी, लो भाई करो इसको। देखो जनसंख्या कितनी है यहाँ पर, कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है, 11% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल कितना है, 6.89% यहाँ का क्या है, क्षेत्रफल है। अवशेष पूछे तो आपको देखिए 2 भौतिक प्रदेश जहाँ पर पथरीला क्षेत्र है वो आप सारा क्या बताएंगे, गोंडवाना लैंड के अवशेष है। तो ये भी किसका अवशेष है, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड का अवशेष है, ये भी गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और उत्पत्ति का क्रम पूछे तो इसका 2 नंबर पे उत्पत्ति, अरावली के बाद में इसी की उत्पत्ति हुई है 4 भौतिक प्रदेशों में, ठीक है। सामान्यतः जानकारी पढ़ रहे हैं, बाद में हम विस्तार से पढ़ेंगे इसको। देखो मैदान की बात करें तो मैदान में जनसंख्या कितनी है, मैदान का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना है बताइए, मैदान अवशेष किसका है, ठीक है, अवशेष किसका है, और इसकी उत्पत्ति का क्रम बताइए, उत्पत्ति का क्या क्रम है इसका, ठीक, उत्पत्ति क्रम। और ये सघन है विरल है, तो ये भी क्या है, सघन है। राजस्थान के 3 भौतिक प्रदेश सघन है, ये भी कैसा है, सघन है, सघन है क्योंकि यहाँ जनसंख्या क्या है, ज्यादा है, ठीक है, क्षेत्रफल कम है तो सघन क्षेत्र है। तो अब बताइए इसमें से, बताओ देखिए आप, जनसंख्या क्षेत्रफल कितना है यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, 23% है, कितना है, 23%। यहाँ जनसंख्या निवास करती है कितनी, 39%। ये अवशेष किसका है, ये 33 सागर का अवशेष है, 33 सागर का अवशेष है। उत्पत्ति का क्रम इसका कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे उत्पत्ति हुई है। और ये सघन प्रदेश है, ये भी सघन प्रदेश। ये 4 भौतिक प्रदेश है जो आपके सामने, इन चारों भौतिक प्रदेश को सामान्यतः पढ़ रहे हैं, ठीक है, सामान्यतः 4 भौतिक प्रदेश है, ये समझो आपकी सामान्य जानकारी होगी। फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखो इन 4 भौतिक प्रदेशों में एक बात आप ध्यान रखिए, उत्पत्ति का, उत्पत्ति, उत्पत्ति काल की मैं बात करूं, 4 भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति का काल ध्यान रखें आप। देखिए उत्पत्ति का क्रम भी मैं बताता हूँ, ठीक है, उत्पत्ति, उत्पत्ति क्रम भी बता देते हैं आपको, क्रम, उत्पत्ति का क्रम भी याद रखें आप। देखो ऐसा है मेरे भाई, उत्पत्ति क्रम में एक बात ध्यान रखिए, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे मैं क्या क्या लिखूं ध्यान, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। आप 6 चीज ध्यान रखो। हाँ भौतिक प्रदेश 4 ही है, लेकिन आपको उत्पत्ति का क्रम और उसका काल में लिख देता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले किस उत्पत्ति किसकी हुई, अरावली की, किसकी उत्पत्ति हुई, अरावली की। अरावली के बाद में उत्पत्ति किसकी हुई, तो आप बताओ सर, अरावली के बाद में हुई पठार, किसकी, पठार की। कौन से पठार की, हाड़ौती के पठार की। फिर बाद में उत्पत्ति किसकी हुई, मैदान की, किसकी हुई, मैदान की। लेकिन मैदान में पहले किसकी उत्पत्ति हुई बेटा, बांगर की, किसकी हुई, बांगर की, बांगर की उत्पत्ति हुई। बाद में किसकी उत्पत्ति हुई, तो आप बताओ सर, मरुस्थल की उत्पत्ति किसकी हुई, मरुस्थल की। और मरुस्थल के बाद में उत्पत्ति किसकी हुई, मैदान के उस क्षेत्र की जो नवीन मिट्टी लाते हैं उसको बोलते हैं खादर, खादर की उत्पत्ति बाद में हुई है। और सबसे लास्ट में उत्पत्ति हुई है बालू का स्तूपों की, किसकी हुई है, बालू का स्तूप, बालू का स्तूप की उत्पत्ति बाद में हुई है। देखो ये मरुस्थल का भाग है और ये मैदान का ही भाग है, इन दोनों की बाद में हुई है, 2 की। तो 4 से 2 और बन गए, तो ऐसे टोटल कितने हो गए, 6, ठीक है भाई। ऐसे इनका क्रम ध्यान रखने, ठीक है, इनका क्रम जरूर ध्यान रखना, ऐसे क्रम। अब इनके, ये तो है उत्पत्ति का क्रम, ये तो मेरे भाई उत्पत्ति का क्या है, क्रम है, उत्पत्ति का क्रम है। अब मैं लिख रहा हूँ काल, काल, काल की बात कर रहे हैं। ये अरावली की उत्पत्ति किस काल में हुई है, तो आप बताइए, इससे प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। कैसे हुई है, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई, किसकी, अरावली की। पठार की बात करें, हाड़ौती के पठार की बात करें तो क्रेटिसियस काल में हुई है, क्रेटिसियस, क्रेटिसियस, क्रेटिसियस काल, क्रेटिसियस काल। और मैदान की हुई है, बताओ कौन से काल में हुई है, प्लेस्टोसिन काल, प्लेस्टो, प्लेस्टोसिन, प्लेस्टोसिन काल में
प्लेस्टोसीन काल में मैदान की उत्पत्ति हुई है। और इस मरुस्थल की उत्पत्ति भी कौन से काल में हुई है? दोनों की उत्पत्ति लगभग सेम प्लेस्टोसीन काल में हुई है। प्लेस्टोसीन काल में उत्पत्ति हुई है बेटा। इन दोनों की उत्पत्ति बाद में हुई है, जो होलोसीन काल में हुई है। होलोसीन काल में हुई है। होलोसीन काल में हुई है, ठीक है। इन दोनों की उत्पत्ति बाद में हुई है होलोसीन काल में, ठीक है। कौन सा काल है? होलोसीन, ठीक है। होलोसीन काल है, ठीक है। इन दो होलोसीन काल में उत्पत्ति हुई है। तो इन चार का तो ध्यान रखना ही है। प्रीकैम्ब्रियन, क्रेटेशियस, प्लेटोसीन, प्लेटोसीन, ठीक है। प्लेटोसीन। अब देखो इनमें सबसे नवीन कौन है? तो आप पूछिए सर मरुस्थल सबसे नवीन है। कौन सा है? मरुस्थल। होलोसीन काल की अगर बात करें कि होलोसीन काल में कौन कौन सा हुआ है, तो होलोसीन काल में मरुस्थल नहीं हुआ, मरुस्थल का बालुका स्तूप। और अगर मैदान की बात करें तो मैदान का कौन सा स्तूप? खादर। मैदान का खादर और बालुका स्तूप दोनों होलोसीन काल में हुई है। बाकी इन चारों की अलग अलग होती है, ठीक है। इनका क्रम ध्यान रखेंगे और इनका काल ध्यान रखेंगे, दोनों चीज ध्यान रखनी है। चार भौतिक प्रदेश हो गए, ठीक है, सामान्यतः। अब चार भौतिक प्रदेशों को एक एक को हम पोस्टमार्टम करते हैं इसका। आ जाओ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मरुस्थल की। देखो मरुस्थल को पढ़ेंगे सबसे पहले, मरुस्थल, ठीक है। मरुस्थल में सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, मरुस्थल में पॉइंट वाइज पढ़ेंगे मरुस्थल की उत्पत्ति या परिभाषा ले लो, परिभाषा, ठीक है। मरुस्थल किसे कहते हैं उसकी परिभाषा की मैं बात करूँ तो आप दो परिभाषा ध्यान रखनी है। एक तो अबूर विले के अनुसार, अबूर विले के अनुसार, अबूर विले के अनुसार, और एक ड्रैगन के अनुसार, ड्रैगन के अनुसार, ड्रैगन के अनुसार। ये दो भूगोलवेताओं के अनुसार बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ड्रैगन के अनुसार, तो अबूर विले के अनुसार, अबूर विले ने कहा मिट्टी में हास, मिट्टी का हास ही क्या है? मरुस्थल है। मिट्टी का हास, हास, मिट्टी का हास ही क्या है? हास ही क्या है? बालू का स्तूप है, सॉरी क्या है? मरुस्थल है। मिट्टी में हास ही क्या है? मरुस्थल है, ये बात का। और मिट्टी में उर्वरक क्षमता की कमी, मिट्टी में उर्वरक उर्वरक क्षमता या कार्बनिक क्षमता, कार्बनिक क्षमता में कमी, कमी होना ही क्या है? मरुस्थल है। ये बताइए किसने? ड्रैगन के अनुसार, और ये है अबूर विले के अनुसार। ये दो परिभाषाएं सामान्यतः इतनी डीप नहीं पूछेगा, फिर भी पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। मरुस्थल में दूसरा पॉइंट है, अभी ये सारे पॉइंट में मरुस्थल के डाल रहा हूँ, ठीक है। मरुस्थल का दूसरा पॉइंट है उत्पत्ति। मरुस्थल का दूसरा पॉइंट है उत्पत्ति। मरुस्थलों की उत्पत्ति कहाँ हुई है, कैसे हुई है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, समझो आप। देखो ये ग्लोब है, इस ग्लोब में ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, सॉरी अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा का दूसरा नाम क्या है? भूमध्य रेखा। इसी का तीसरा नाम क्या है? विषुवत रेखा। और इसी को विषुवत रेखा कहते हैं, मैंने बता दिया परिचय में। और इसी को इक्वेटर रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इक्वेटर रेखा। आप ध्यान से सुनो, इसके जस्ट ऊपर की बात करें, इसके जस्ट ऊपर एक लो आप, कौन सी जो काल्पनिक रेखा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसका नाम क्या है? ये भी उत्तर में उत्तरी अक्षांश। इसका नाम क्या है? करक रेखा। करक रेखा है, ठीक है। कैंसर रेखा, ठीक है। इसके दक्षिण में 23.5, मैंने बताया था आपको, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश है। और ये कौन सी है? दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। इसका नाम क्या है? मकर रेखा। क्या नाम है इसका? मकर रेखा। सूर्य की किरणें, मैंने बताया था, सूर्य की किरणें इन दोनों के बीच में लंबवत पड़ती है। सूर्य की किरणें यहाँ क्या पड़ती है? लंबवत गिरती है। इन दो, हाँ, तीनों रेखाओं के बीच में, यहाँ देखो, इनके बीच में सूर्य की किरणें क्या गिरती है? लंबवत गिरती है। सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत गिरती हैं, ये बात आप ध्यान रखें। तो यहाँ की कंडीशन क्या है? देखो यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत गिरेंगी तो यहाँ का तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे जैसे सूर्य की किरणें ऊपर जाएंगे ध्रुवों पर, ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, सूर्य उत्तरी ध्रुवों पर और दक्षिण ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, ठीक है। ये कौन सा ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ भी सूर्य की किरणें क्या करती है? तिरछी पड़ती है, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट सीधी गिरती है यहाँ पर, लंबवत यहाँ गिरती है, तो यहाँ का तापमान क्या है? ज्यादा है। यहाँ तिरछी गिरती है तो यहाँ का तापमान आपको देखो धीरे धीरे ऊपर तिरछी पड़ती है, तो यहाँ की जलवायु चेंज हो जाती है, उष्ण कटिबंध से क्या हो जाती है? यहाँ उष्ण कटिबंध है, ऊपर जाके क्या हो जाती है? शीतोष्ण हो जाती है, ठीक है। ये भी बताएंगे आपको। देखो आप समझो इस बात को,
ये 66.5 है, 66.5 इसको आप बोलते हैं हम आर्कटिक, आर्कटिक वर्त, आर्कटिक वर्त है, ठीक है। ये 66.5 क्या है, अंटार्कटिक वर्त है, अंटार्कटिक वर्त है, अंटार्कटिक वर्त है। आप समझो इस बात को कि देखिए यहाँ की जलवायु, इन तीनों के बीच की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं, कटिबंध गर्मी ज़्यादा है। यहाँ की जलवायु कैसी है, उपोष्ण है, यहाँ कम, थोड़ी कम गर्मी रहती है, इससे यहाँ कम रहती है। यहाँ कैसी है, ठंड एकदम, तो यहाँ कैसी है, शीतोष्ण। विश्व में 3 प्रकार की जलवायु है, विश्व में 3 प्रकार की जलवायु है, 3 प्रकार की जलवायु है, ठीक है। अब सुनो, फिर इसके बाद में बात करें आगे, देखो तो बाद में इसके बाद में बात करें, देखो बड़ा सुनो, ध्यान से सुनो, एक जलवायु, दो जलवायु, और ये कौन सी होगी, 3 जलवायु, ठीक है। वैसे है 3 ही जलवायु, 3 के अलावा नहीं है। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ की जलवायु कैसी है, उपोषण है। ध्यान रखिए 23.5 और 66 के बीच में उपोषण ही होती है, यहाँ ऊपर भी यही स्थिति है, नीचे भी यही स्थिति है। 23.5 66, 23.5 66, 23.5 और 66 के बीच में उपोषण। 66 और 90 के बीच में ये उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश। 66 और 90 के बीच में कैसे होती है, शीतोष्ण। तो विश्व में, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख रहा हूँ हिंट में, विश्व में 3 प्रकार की जलवायु होती है, मैं नोट में लिख रहा हूँ, नोट, विश्व में 3 प्रकार की जलवायु, विश्व में 3 प्रकार की जलवायु, 3 प्रकार की जलवायु, 3 प्रकार की, 3 प्रकार की क्या है, जलवायु है। 3 प्रकार की जलवायु है, 5 प्रकार के कटिबंध है, कटिबंध 5 हो गए। देखो आप खुद देखो, एक एक एक, मैं यहाँ दूसरे पेन से लिख रहा हूँ, ठीक है, दूसरे मार्कर से लिख देते हैं, यहाँ लो आप, ये लो बेटा, ये कौन सी, एक है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है। तो कटिबंध कितने, 5 है। मैं नोट में लिख रहा हूँ, नोट, नोट, कटिबंध विश्व में कटिबंध कितने, 5 है, कटिबंध 5 है विश्व में। और जलवायु कितनी है, जलवायु कितनी है, 3 है। 3 प्रकार की जलवायु, 5 प्रकार के कटिबंध है। अब आप समझो मरुस्थल का क्या कॉन्सेप्ट है। मरुस्थल का कॉन्सेप्ट है कि सूर्य की किरणें इन तीनों के बीच में लंबवत गिरती है, तो यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ का तापमान क्या है। देखो यहाँ की कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ तापमान क्या है, ज्यादा है, तापमान अधिक है, यहाँ तापमान अधिक है। अगर यहाँ तापमान अधिक है तो यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ का वायुदाब कैसा है, कम है, तो यहाँ वायुदाब क्या है, कम है, वायुदाब कम। ऐसा क्यों, तापमान ज़्यादा तो वायुदाब कम क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं तो गर्म, हाँ, हवाएं क्या होती है, गर्म हो जाती हैं, और गर्म हवाएं क्या वो ऊपर उड़ जाती है, और ऊपर उड़ के वहाँ से हवाएं कम हो जाती है, तो क्या होता है कि वहाँ का वायुदाब ऑटोमेटिक कम हो जाता है। गर्म हवाएं ऊपर उड़ जाती हैं, हल्की हो जाती है, इसलिए वायुदाब कम हो जाता है। और जहाँ वायुदाब कम होता है, अब आप गौर से देखना, इन तीनों रेखाओं के बीच का वायुदाब कम है, ऊपर का वायुदाब ज्यादा है, नीचे का वायुदाब ज्यादा है, तो उच्च हवाएं क्या करती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाती है। यहाँ की हवाएं ऊपर जा रही है, यहाँ की हवाएं ऊपर जा रही है, ऊपर की हवाएं यहाँ आ रही है, तो हवाएं क्या करती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जा रही हैं। तो आप समझो कि यह अपने साथ में वाष्पीकरण ग्रहण करती है, और यहाँ क्या करती है, वर्षा करती है, ऊपर से आती है, वाष्पीकरण ग्रहण करती है, वर्षा करती है। इसलिए सबसे ज्यादा वर्षा यही होती है, सबसे ज्यादा घनी, हाँ, घनघोर वर्षा यहाँ होती है, यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो आप बोलो सर वर्षा ज्यादा होती है, वायुदाब कम है, इसका मतलब वर्षा होगी, तो वर्षा, वर्षा क्या होगी, अधिक होगी, वर्षा अधिक होगी, वर्षा अधिक होगी, तो मेरे भाई यहाँ का ताप, देखो यहाँ की जैव विविधता क्या होगी, अधिक होगी, जैव विविधता, जैव विविधता क्या होगी, यहाँ की अधिक होगी। और जहाँ जैव विविधता अधिक होती है, जहाँ जैव विविधता अधिक होती है, वहाँ मरुस्थल नहीं बनते, तो मरुस्थल, मरुस्थल नहीं बनते, मरुस्थल नहीं बनते, नहीं बनते, यहाँ मरुस्थल नहीं बनते, ये बात आप समझे, यहाँ मरुस्थल नहीं बनते, यहाँ की जैव विविधता क्या है, अधिक है। तो फिर मरुस्थल बनते कहाँ हैं, देखो मरुस्थल कहाँ बनते हैं, अब आप देखो गौर से, मरुस्थल यहाँ बनते हैं, करक से, आप डायरेक्ट ऐसे ही कर लो, आप करक से ऊपर और मकर के नीचे, करक से ऊपर और मकर के नीचे बनते हैं। आप कॉन्सेप्ट और भी समझ सकते हैं, देखो इसमें समझो आप, देखो ये भारत है, इस भारत में देखो आप, भारत अक्षांशों के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में है, तो आप देखो, ये देखो, ये माना कि 0 डिग्री है, इसका कॉन्सेप्ट समझो, 0 डिग्री अक्षांश के भारत का है, ऊपर है, भारत का है ऊपर है, और भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है, करक रेखा। तो आप देखो 23.5 डिग्री करक रेखा है, ये भारत के बीचों बीच गुजर रही है। क्या मेरे भाई इन दोनों रेखाओं के बीच में मरुस्थल है, क्या इन दोनों के बीच में मरुस्थल है, नहीं है, नहीं है।
तो मैं यही बता रहा हूँ, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझो आप। इसके जस्ट नीचे ये समझो आप, इसके जस्ट नीचे एक लाइन और है, उसका नाम है 23.5 डिग्री मकर रेखा। 23.5 डिग्री मकर रेखा है। तो क्या मेरे भाई आप गौर से देखो, यहाँ कोई मरुस्थल है? यहाँ कोई मरुस्थल नहीं है। देखो आप, तो आप देखिए इन क्षेत्र में मरुस्थल नहीं है, इस क्षेत्र में मरुस्थल नहीं है, समझ पा रहे हो? इसमें मरुस्थल नहीं, इनके कर्क से ऊपर और मकर के नीचे। तो आप सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बता सकते हो कि देखो भारत का मरुस्थल यहाँ है बेटा, यहाँ है भारत का मरुस्थल। भारत और पाकिस्तान में स्थित जो थार का मरुस्थल है वो यहाँ स्थित है, ठीक है। भारत और ये देखो ये मरुस्थल है। अब आप देखो ये मरुस्थल है, ये मरुस्थल। तो मरुस्थलों का निर्माण कहाँ होता है? ये देखो कर्क से ऊपर और मकर के नीचे। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, मरुस्थलों का निर्माण, मरुस्थलों का निर्माण कहाँ होता है बताओ? मरुस्थलों का मरुस्थलों का मरुस्थलों का निर्माण, मरुस्थलों का निर्माण कर्क से ऊपर, कर्क से ऊपर व मकर से नीचे होता है, मकर से नीचे होता है। कर्क से ऊपर और मकर के नीचे होता है। अपवाद में एक सहारा मरुस्थल है जो कर्क भूमध्य रेखा के, कर्क रेखा के आसपास में है, कर्क रेखा के आसपास है। कौन सा? सहारा मरुस्थल। उसकी भी स्थिति हम बताएंगे। बाकी दुनिया के सभी मरुस्थल कर्क से ऊपर और मकर के नीचे है, समझ पा रहे हो? और कर्क से एकदम ज्यादा ऊपर है तो वो शीतोष्ण मरुस्थल है, और कर्क के नजदीक आसपास में है तो वो कैसे? उष्ण कटिबंध मरुस्थल है। तो मरुस्थलों का निर्माण यहाँ होता है। समझ गए बात आपको कि मरुस्थलों का निर्माण कहाँ होता है? अब देखिए आगे की बात करते हैं हम आगे। चलो अब देखो आप इस बात को समझ पा रहे हैं ना, मरुस्थलों का निर्माण का होता है, ठीक है। तो मरुस्थलों का कॉन्सेप्ट समझा दिया कि यहाँ क्यों नहीं होता है, ये कारण मैंने बता दिया। यहाँ क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ वर्षा ज्यादा होती है, जैविकता ज्यादा होती है। तो मरुस्थलों का निर्माण कहाँ होता है ये समझ जाना। इसके बाद में ये समझाया, इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण बात और समझे आप। पॉइंट वही है, मैं पॉइंट चेंज करूंगा तो समझाएंगे आप, ठीक है। मैं नोट में लिख रहा हूँ, आप समझो इस बात है। 2-3 बात और। मरुस्थलों का निर्माण, मरुस्थलों मरुस्थलों का मरुस्थलों का निर्माण महाद्वीपों के महाद्वीपों के महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर हुआ है। पश्चिमी तटों पर हुआ है, हुआ है। मरुस्थलों का निर्माण महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर हुआ है। फिर मैं नोट में एक बात लिख रहा हूँ, फिर हम अगला पॉइंट बाद में पढ़ेंगे। 2 पॉइंट हमने कर लिए, मरुस्थल की उत्पत्ति और मरुस्थल की परिभाषा, ठीक है। तो अगला मरुस्थल का निर्माण महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि विश्व में सर्वाधिक मरुस्थल, विश्व में सर्वाधिक मरुस्थल, सर्वाधिक मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक मरुस्थल एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में विश्व में सबसे ज्यादा मरुस्थलों की मैं बात करूं तो कहाँ है? एशिया महाद्वीप में, ठीक है। एशिया महाद्वीप में, ठीक है। अगर बात करें विश्व में सबसे कम मरुस्थल, जहाँ पर मरुस्थल नहीं है, विश्व में कम मरुस्थल, विश्व में कम मरुस्थल किस महाद्वीप में? तो आप बताएंगे यूरोप महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? यूरोप में। यूरोप में न के बराबर मरुस्थल है ही नहीं मरुस्थल। विश्व में कम मरुस्थल यूरोप में, सबसे ज्यादा मरुस्थल कहाँ है? एशिया महाद्वीप में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ, ऐसा ध्यान रखिए। देखो ऐसा माना जाता है कि विश्व के महाद्वीपों की पश्चिमी तट पर क्यों है? क्योंकि पृथ्वी का जो घूर्णन है ना, ठीक है, वो पृथ्वी अब खुद अपने अक्ष पे घूमती है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ये पश्चिम वाला भाग पूरा पूर्व की ओर खिसक रहा है सारा, ये पानी वाला क्षेत्र। ऐसा इसलिए है, देखो समझो पश्चिमी क्षेत्रों पर क्यों हुआ है मरुस्थलों का निर्माण। मरुस्थलों मरुस्थलों का निर्माण मरुस्थलों का निर्माण पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट तटों पर क्यों, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी कभी आगे डीप से पढ़ेंगे भारत की ज्योग्राफी में क्यों ऐसा क्यों है तो आप समझेंगे। जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी, ये बड़ा पृथ्वी है। इस पृथ्वी की मैं बात करूं, देखो पृथ्वी, यहाँ लिख दो पृथ्वी, पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है, उसका जो अपने अक्ष पे घूमती है तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ऐसे, समझ लो, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है ऐसे, इधर से घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की रोटेट कर रही है, ठीक है पृथ्वी। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है तो इधर वाला क्षेत्र इधर जा रहा है, इधर इधर पानी का क्षेत्र इधर इधर की ओर खिसक रहा है सारा। तो ये मरुस्थलों का निर्माण होने की संभावना बढ़ रही है, ठीक है, यही कारण है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है पृथ्वी। ये पश्चिम भाग है और ये कौन सा भाग है? पूर्वी भाग। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूम रही है, ठीक है।
चलो पृथ्वी से एक बात और याद आएगी, आप बताएंगे, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये बताइए, पृथ्वी की आकृति कैसी है? कौन बताएगा पृथ्वी की आकृति कैसी है? फिर हम आगे मरुस्थलों का विस्तार से वर्णन करते हैं, ठीक है। फिर हम अगले 3 पॉइंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट कल पढ़ेंगे। फिलहाल मुझे बता दो पृथ्वी की आकृति कैसी है, 2 मिनट है आपके पास में, बताओ पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड है। कैसी है? जियोड है। पृथ्वी की आकृति जियोड है, लद्वक्स है। जियोड का मतलब है ये सर ये पृथ्वी है, ये यहाँ से उभरी हुई है। कहाँ से? यहाँ से उभरी हुई है, ठीक है। इसको बोलते हैं जियोड। इसका पेट बाहर निकला हुआ है, इसको बोलो जियोड। लद्वक्स का मतलब क्या होता है? देखो, लद्वक्स का मतलब क्या होता है? लद्वक्स का मतलब होता है पृथ्वी के ऊपर वाला और नीचे वाले ध्रुव दोनों आपस में क्या है? चपटे हैं। क्या है? चपटे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं लद्वक्स। पृथ्वी की आकृति जियोड जैसी है, लद्वक्स जैसी है, ग्लोब जैसी है, ये भी ठीक है। ग्लोब जैसी है, क्योंकि ग्लोब जैसी है पृथ्वी, पृथ्वी पृथ्वी जैसी है, ठीक है, वो तो है ही है, ठीक है। तो पृथ्वी की आकृति जियोड, लद्वक्स और ग्लोब जैसी है, ठीक है। अंडाकार ये नहीं करना, अंडार संतरारी है ना, आलू जैसी है, अंडा जैसी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ओके। अब आपको देखो नया पॉइंट की ओर बात करते हैं हम अगले 30 नए पॉइंट में। चलो हम कल बात करेंगे, आज थोड़ा टाइम कम रहा, टेक्निकल इश्यू था इसलिए पढ़ नहीं पाए आप आज। हम क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश, सामान्यतः 4 भौतिक प्रदेश हैं, ठीक है। 4 भौतिक प्रदेश में हमने ये बताया कि 4 कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं। सामान्य जानकारी इसकी बात कर ली हमने, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे उत्पत्ति, चारों की उत्पत्ति का काल ध्यान रखना, उत्पत्ति का क्रम ध्यान रखना है, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ा कौन सा? मरुस्थल की परिभाषा। मरुस्थल के पहला पॉइंट ध्यान रखिए, ये पहला पॉइंट है। हम कम से कम मरुस्थल में 10 से भी 15 पॉइंट मान लो, आप 15 पॉइंट पढ़ेंगे आप मरुस्थल में, टोटल 15 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, ठीक, जिसकी हम परिभाषा बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है मरुस्थल में उत्पत्ति। मरुस्थल की उत्पत्ति के बारे में मैंने बता दिया कि यहीं कैसे हुई है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है कि भारत में देख लो कि भारत में मरुस्थल का निर्माण फर्क से ऊपर होकर के नीचे होता है विश्व में, ठीक है। फिर ये महत्वपूर्ण बात है, फिर हम कल बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम कम रहा इसलिए टेक्निकल समझ में बाहर हो गई था, ठीक है।